Good morning, students. I am Sonali Sundaram, Assistant Professor, Galgotias University, Department of Pharmacy. Now we are going to talk about the pharmacology of antihypertensive drug, which is one of the topic of your first unit in pharmacology second of your fifth semester. The course code is BPST 5003. We all know that. And before going to discuss about the pharmacology of antihypertensive drug, we have to know what is hypertension. Okay, so let's talk about what is hypertension. ओके सो जैसा कि हमने कहा कि हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ने से पहले क्या देखना है बेटा, हाइपरटेंशन देखना है. ठीक है, तो हाइपरटेंशन जैसे कि हम सभी लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं. जब आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा अबाउट हाइपरटेंशन. सभी को पता है व्हाट इज हाइपरटेंशन. इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड सर्कुलेशन और योर ब्लड ऑन द आर्टरीज वॉल. जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है, तो जो आपके आर्टरीज होते हैं उस पे उस ब्लड के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है. दैट इज द ब्लड प्रेशर. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ब्लड प्रेशर, नॉट हाइपरटेंशन. ओके, व्हाट इज ब्लड प्रेशर. जब ब्लड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा आर्टरीज पे, ठीक है, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर. अब ये प्रेशर जो है आपके कभी कभी इंक्रीज भी हो सकते हैं, कभी डिक्रीज भी हो सकते हैं. एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, वी ऑल नो व्हाट इज दैट. It is about approx 120 by 80 mmHg. And what is mmHg here? It is millimeters of mercury. So the 120 mmHg denote what type of blood pressure? That is the systolic blood pressure. When your heart artery or ventricle contract, when the blood fill in the heart, okay, that is known as systolic pressure and it is represented by the 120 mmHg. It is a normal blood pressure, right? And when we talk about 80 mmHg, it is the pressure exerted by the blood onto the arteries when your heart relax, when your heart in their dilation condition. ठीक है, that is known as diastolic pressure. So the normal range of the blood pressure is 120 by 80 mmHg. अब ये जो रेंज है आपकी, इससे अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, देन वी कैन से दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन. सो इतना हम समझ गए हाइपरटेंशन क्या होता है. जो प्रेशर आपका ब्लड के थ्रू आपके आर्टरीज पे एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर. और ये ब्लड प्रेशर की रेंज अगर आपकी इंक्रीज करती है, दैट कंडीशन इज हाइपरटेंशन. तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कौन सी इटियोलॉजी फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाइपरटेंशन को डेवलप करते हैं. तो एज इट इज तो कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है हाइपरटेंशन का. ठीक है, 10 to 15% ऑफ द पेशेंट में कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं देखने को मिला है अभी तक. वैसे अगर हम बेसिकली या ब्रॉडली क्लासिफाई करें हाइपरटेंशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क फैक्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इटियोलॉजी, देन द हाइपरटेंशन इज क्लासिफाइड इनटू द two types. The first one is essential, which is also called as primary hypertension, and the second one is secondary hypertension. I think that we all know about and you all know about what is the difference between primary hypertension and the secondary hypertension. जब भी किसी हाइपरटेंशन का कोई स्पेसिफिक कॉज हमें नहीं पता होता है, ठीक है, किसी पर्सन को या किसी पेशेंट्स को अगर हमें स्पेसिफिक कॉज के बारे में जानकारी नहीं है या कोई एग्जैक्ट कॉज डिफाइन नहीं है कि ये हाइपरटेंशन किस वजह से हुआ है, ठीक है, मोस्टली 70 to 75% पीपल्स आपके हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफर कर रहे होते हैं. बट अगर हाइपरटेंशन की हमें स्पेसिफिक कॉज पता है, वी आर नोन अबाउट व्हाट इज द स्पेसिफिक इटियोलॉजी फॉर आवर हाइपरटेंशन, देन दैट पेशेंट is suffering from the secondary hypertension and that hypertension is known as secondary hypertension. अब इसके different causes हो सकते हैं. क्या क्या causes हो सकते हैं? कोई भी आपके जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी डाइट हो सकती है. सपोज दैट आपने खाने में कुछ ऐसी चीजें ले ली जो आपके हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, डेवलप कर रही है, आपकी जो रेंज है 120 बाई 80 mmHg उसको इंक्रीज कर रही है. या आपने कोई मेडिकेशन ले लिया, कोई आपने ड्रग ले ली जो कि आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही है. कोई आपको ऐसी डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन में क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है. हम सभी जानते हैं कि जब भी किडनी हमारी प्रॉब्लम में होती है तो हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशन हो सकती है, स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है. जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तब भी उसकी ब्लड प्रेशर जो है आपकी
इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस है एंड देन उस स्ट्रेस के कारण अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देन दैट इज नॉट अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। बट अगर स्ट्रेस आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस या कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे मैनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, अल्जाइमर्स वगैरह हो गए, तो उसके कारण से अगर पर्सन को ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ओके। बट इन द केस ऑफ एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन हमें नोन कॉज नोन नहीं होता है, ठीक है। किसी को अगर गुस्सा आ गया उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज उसके साथ ऐसी कंडीशन हो गई तो भी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है देन तब भी उसके ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता इन द केस ऑफ एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, on the basis of JNC. What is JNC? It is the Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. ठीक है, JNC एक आपकी कमिटी है जो कि क्या करती है, इसका क्या मेन रोल है, ब्लड प्रेशर जो है उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, उसकी इवेल्युएशन करना और फाइनली उसको ट्रीट करना, ठीक है। उसके लिए कमिटी बनाई गई है और इस कमिटी ने 2003 में हाइपरटेंशन को क्लासिफाई किया था, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड प्रेशर रेंज, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे पिक्चर्स में देख सकते हो इस टेबल में, दिस इज योर 1 सेकेंड, ओके, दिस इज योर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, द यूनिट इज mmHg एंड दिस इज योर कैटेगरी, ठीक है। तो JNC 7 ने 2003 में इसको क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज नॉर्मल, वी ऑल नो 120/80। द फर्स्ट, उसके बाद से आपका जो नॉर्मल के बाद जो आपकी क्लासिफिकेशन आती है फॉर द हाइपरटेंशन, दैट इज द प्री हाइपरटेंशन, ओके। प्री हाइपरटेंशन की आपको रेंज यहाँ पे दिख रही है, दैट इज द 120 to 135 आपकी सिस्टोलिक प्रेशर हो सकती है एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसकी रेंज क्या हो सकती है, 80 to 89, थोड़ा सा इंक्रीज है, लिटिल इंक्रीज है फ्रॉम देयर नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर। देन आफ्टर प्री हाइपरटेंशन वी कैन सी हियर द कैटेगरी इज हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है, when your systolic blood pressure is greater than 140 and when your diastolic pressure is greater than 90 mmHg, then the condition is of hypertension, okay. Further, hypertension is also classified into the stage 1 and stage 2. This is also classified on the basis of the systolic and diastolic pressure range. So we have to memorize here. इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम आपको यहाँ पे बता सके कि 140 to 159 क्यों है, 90 to 99 क्यों है। दिस रेंज यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हाउ कैन वी रेगुलेट ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी जो है नॉर्मली कैसे रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को। ऐसा तो नहीं होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है या किसी भी कंडीशन में हम तुरंत मेडिकेशन ले लेते हैं ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेटिक कंडीशन है या नॉर्मल कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। उस फैक्टर को हमें इसलिए जानना है बिकॉज हमें ड्रग पढ़ना है बेटा। ब्लड प्रेशर के लिए हमें क्या पढ़ना है, ड्रग की स्टडी करनी है। और कौन से फैक्टर है जो आपकी हाइपरटेंशन को रेगुलेट करते हैं, उसी फैक्टर के बेसिस पे हम स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। उसी फैक्टर को हम टारगेट करेंगे। अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन टारगेट दैट फैक्टर, ठीक है। सो सभी को पता है, अपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ रखी है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कार्डिक आउटपुट and the peripheral vascular resistance. In another language, we can say that the arterial blood pressure, that is the blood pressure, is directly proportional to the product of the blood flow, that is the cardiac output, and the resistance to the passage of blood through the pericapillary arterioles, that is the peripheral vascular resistance. What is cardiac output? Cardiac output आपकी वो blood का amount है जो कि 1 मिनट में आपकी हार्ट जो है पंप करती है, इजेक्ट करती है इनटू द एओर्टा, ठीक है, एंड फर्दर थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। एंड द नॉर्मल रेंज ऑफ द कार्डियक आउटपुट इज अप्रॉक्स 5 लीटर, ओके।
हम क्या बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर जो है आपका प्रोडक्ट है किसका, कार्डिक आउटपुट का एंड योर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर जो है आपका इंक्रीज करेगा तब जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगा आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जब भी इंक्रीज करेगा देन ब्लड प्रेशर विल also increase। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, that is the cardiac output and the peripheral vascular resistance। Throughout the study of antihypertensive drug ये दोनों वर्ड्स हमें मिलेंगे। अगर कार्डिक आउटपुट किसी भी मेडिकेशन से इंक्रीज कर रही है या किसी भी कंडीशन से इंक्रीज कर रही है देन ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। अगर हमें कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली आपका क्या होगा, फाइनली डिक्रीज कर जाएगा। तो इन्हीं दो चीजों पे हमें टारगेट करना है किसी भी ड्रग की अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात कर लें, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द, ये तो बात थी हाइपरटेंशन की, हमने बस ओवरव्यू लिया टू अंडरस्टैंड द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जब तक हम हाइपरटेंशन के बारे में नहीं जानेंगे हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जान ही नहीं सकते। यहां तक बात हुई हाइपरटेंशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस ड्रग्स व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, सो दिस आर द क्लासिफिकेशन। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, केडी त्रिपाठी की बुक है बेटा फार्माकोलॉजी की, वहां पे एज इट इज ये क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स सभी को पता होगा, पूछ नहीं सकते हम आपसे, बट डायरेटिक्स हम आपको बता सकते हैं क्या होते हैं। ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, आपकी जो वॉल्यूम है यूरिन की उसको इंक्रीज करती हैं। ठीक है, कैसे करती है हम लोग डिस्कस करेंगे इन द पार्ट ऑफ डायरेटिक्स। सो द फर्स्ट ड्रग और द फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट इज द डायरेटिक्स। फर्दर डायरेटिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्री पार्ट्स और थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज thiazide diuretics, second one is high ceiling diuretics, third one is aldosterone antagonist। ठीक है, the first thiazide diuretics includes three drug, chlorthalidone, नाम पे आप लोग ध्यान देना, chlorthalidone, hydrochlorothiazide and indapamide। These three drugs comes into the category of thiazide diuretics, and in the category of high ceiling diuretics there is a one important drug that is the furosemide। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, आप लोग बुक रेफर करो उसके लिए। एंड द थर्ड कैटेगरी इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, द ड्रग इज स्पाइरोनोलेक्टोन एंड द सेकंड ड्रग इज इपीरिनोन। ठीक है, तो ये बात है किसकी, डायरेटिक्स की। अब बात आती है बेटा डायरेटिक्स कैसे कंट्रोल करते हैं हाइपरटेंशन को, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पूरा। द सेकंड क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स। हमने कहा था आप लोगों को रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ने के लिए, और हमने प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस भी कर चुके हैं व्हाट इज रास सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम पे आपकी जो जितनी भी ड्रग्स होंगी वो आपकी किस पे एक्ट करेंगी, रास सिस्टम पे एक्ट करेंगी, दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। उस पे आपकी ये ड्रग्स एक्ट करके आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स दैट इज द एस इनहिबिटर। व्हाट इज एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसी ड्रग्स, ऐसी एजेंट जो कि आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, उसके एक्शन को इनहिबिट करते हैं। द ड्रग इज कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, पेरिंड्रोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, टेरिंड्रोप्रिल, जिसमें भी आपकी सफिक्स जो है प्रिल के लगे हुए हैं। ठीक है, दैट ड्रग इज कम्स अंडर द एस इनहिबिटर कैटेगरी। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे आगे। द सेकंड क्लासिफिकेशन इन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स दैट इज द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, हमने बात करी थी बेटा रास सिस्टम में कि आपके जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दैट एंजियोटेंसिन सेकंड अपना जो एक्शन शो करता है कैसे शो करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करके, एंड दैट रिसेप्टर इज एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। जब तक कोई लिगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तब तक अपना एक्शन शो नहीं करेगी, राइट। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है अपना एक्शन शो करती है, कौन सा एक्शन है,
जो कि सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, या वाटर का रिटेंशन हो गया, या एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन हो गया, जो भी उसके वेरियस एक्शन है, तब तक एक्शन शो नहीं होगा जब तक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती है। और हमें क्या करना है, उसके एक्शन को इनहिबिट करना है। तो हम ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि हम उसको रिसेप्टर से बाइंड ना होने दें, राइट। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंजियोटेंसिन को अपनी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती हैं, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग देयर बाइंडिंग ऑफ देयर टू देयर रिसेप्टर। So the drugs comes under the angiotensin receptor blockers is losartan, candesartan, valsartan, telmisartan, irbesartan and olmesartan. The suffix is sartan, right? That drugs is angiotensin receptor blockers. The third category is in renin angiotensin system inhibitors is direct renin inhibitor, जो सबसे पहला मुद्दा है हमारा, ठीक है, जो सबसे रूट कॉज है for the generation of angiotensin second, कि क्या हो रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में सबसे पहले किसका सिक्रीशन हो रहा है, रेनिन का सिक्रीशन हो रहा है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है, हमारा जीएफआर कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब भी हमारा रिड्यूस होता है, तो किसका सिक्रीशन होता है, रेनिन का सिक्रीशन होता है फ्रॉम द किडनी। रेनिन का सिक्रीशन होने से ही, रेनिन के रिलीज होने से ही आपकी आगे की प्रोसेस जनरेट हो रही है, प्रोसीड कर रही है, या वो एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन हो या एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन हो, ठीक है, सारी चीजें किसके कारण से हो रही है, रेनिन के रिलीज के कारण से हो रही है। तो अगर हम, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का, दैट इज द रिलीज ऑफ रेनिन, उसको हम अगर इनहिबिट कर दें तो हमारी सारी समस्याएं थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती है, राइट। तो हम रेनिन को इनहिबिट करके, रेनिन की रिलीज को इनहिबिट करके हम आगे की प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। सो द ड्रग एलिस्केरिन इज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ठीक है। सो we can also say here the drug eliskerin act on the first step of renin angiotensin system inhibitor। जैसे कि आपके एस इनहिबिटर्स है या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये किस पे एक्ट कर रहे हैं, रास सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं, बट लेट फेज में। बट जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है, दैट इज द एलिस्केरिन, ये आपके रेनिन सिस्टम के फर्स्ट स्टेप में एक्ट कर रहा है, रेनिन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। ओके, सो दिस आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द ड्रग फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। So in our next lecture we also discuss about the rest of the drug in the classification, and we are go through the mode of action of each drug comes under the antihypertensive drug. Okay, thank you.